से ले लेंगे? ये प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। ये स्वामी जो सुब्रमण्यम स्वामी ने केस लगाया, आपने ये सब सवाल जो है वो स्वामीनाथ जी से पूछ लिए, साथ ही साथ आपने मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछ लिया कि बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है क्या, तो आपने आप भी इस टॉपिक पे करिए। देखिए, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि यदि 2014 से लेके 2025 तक आज तक एक भी केस में रचना जी आपको लगता है कि कहीं करप्शन हुआ है? हाँ। तो आप बताइए, और हमारा विपक्ष पूरा सबको अलाउ करता हूं मैं, एक भी केस लेके आए और हमको बताएं कि यहाँ पर करप्शन हुआ है। कितने तो मीम्स बनते हैं ना कि अगर कोई भी मीम्स बनने दीजिए, मीम्स का बनाना बीजेपी में चला जाए, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा। नहीं, मैं उन नेताओं की बात कर रही हूँ जो बीजेपी के साथ आ जाते हैं और फिर उनके सारे दाग धुल जाते हैं। आप भी समझिए कि नेताओं का अच्छा, एक बात बताता हूँ, चलो ठीक है। शुभेंदु अधिकारी हमारे, आप कहते हैं कि उनके ऊपर बड़ा इल्जाम था और आज तक तो उनके जब भाजपा में आ गए तो वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। आज शुभेंदु को अधिकारी और वहां वेस्ट बंगाल के अंदर ममता जी भी यही कह रही थी। हाँ। और आज उनका 3.5-4 साल से 4.5 साल से सरकार है, तो आज तक एक भी एफआईआर क्यों नहीं करी उन्होंने? इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग उन्हीं के पास है, वो स्टेट पे उसकी जांच कराते और कोर्ट में जाते। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है, ये एक लंबा टॉपिक है, महाराष्ट्र के भी नेताओं का नाम, फिर असम में भी बड़े चेहरों का नाम, वो एक अलग सी बात है। अभी क्या मैं उन बातों का कोई केस है और आपको लगता है आपकी सरकार थी कांग्रेस में, महाराष्ट्र में भी उस समय पर क्यों नहीं केस रजिस्टर कराया? यदि केस शुभेंदु अधिकारी के ऊपर। अब ये बात मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ, अगर नेशनल हेराल्ड को लेकर ही नई एफआईआर दर्ज हुई है, बातें तो फिर इस तरह की हुई हैं, टाइमिंग्स को लेकर सवाल हैं कि इसी टाइमिंग पर क्यों, जब विपक्ष हमलावर है एसआईआर को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर, और सदन के भीतर उन्हें उठाने की तैयारी है। विपिन शर्मा जी से इस बात का मैं जवाब ले देती हूँ। विपिन शर्मा जी, आपको लगता है कि टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं और टाइमिंग को देखते हुए एफआईआर है, या इसके पीछे कोई और रीजन? रचना जी, ये आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है और मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये टाइमिंग की बात करी है। मैं अपने विचार रखूं, मैं पहले टाइमिंग पे बात करूंगा। देखिए, यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है या ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका ट्रेल देखें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जब इस मामले का संज्ञान लिया, फिर या वहां पर जांच शुरू हुई, फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इसमें जुटी, ईडी जुटी, और उसके बाद से ये एक लंबा सिलसिला चल रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने टाइमिंग की बात करी, टाइमिंग को लेकर अगर एक आम आदमी वोटर कंफ्यूज होगा तो वो इसलिए जरूर कंफ्यूज होगा कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो जून में इस वर्ष क्यों हुई, और एकाएक ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जब नवंबर में चुनाव होने थे, 2 चरणों के चुनाव थे, वहां पर आपने क्या कारण था कि आपने एकाएक ये एसआईआर की प्रक्रिया करी? पहली बात। और वही बात है, सवाल कांग्रेस पे भी घूम फिर के उठेगा कि चुनाव बिहार में होने जा रहे थे 6 तारीख को, 5 तारीख को राहुल गांधी जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हरियाणा पर। आप देखिए गैप कितना है, एक दिन बाद चुनाव होने जा रहा है, पहला मतदान है पहले चरण का, तो ये देखिए वो सवाल उठेगा। लेकिन ये जो कार्रवाई है, अगर चुनाव के पहले होती तो हम टाइमिंग की बात कर सकते थे। अभी मैं 2 पहलू संक्षेप में, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, संक्षेप में बोलूंगा रचना जी। कि पहली बात, मैं आपके साथ पूरी तरह 100% इत्तेफाक रखता हूं कि कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन भाजपा के हाथ लग गई है कि इनके जो खुद के नेता है, अगर उनपे कोई सवाल जवाब पूछे या बोले कि इनके खिलाफ, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, बोलेंगे इनके खिलाफ कोई गंभीर आरोप है, तो वहां पर वो बिल्कुल उस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। या मिसाल के तौर पे कि अगर दूसरे तरफ से कोई नेता इनके दल में शामिल हो जाए, तो ऐसी वॉशिंग मशीन हाथ लगी हुई है भाजपा के कि दाग सारे धुल जाते हैं। और वही बात है कि अगर कांग्रेस की बात करें, देखिए जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो वहां पर उनके खिलाफ भी जो उनको भी जांच हुई थी उनकी, और वहां पर तो वो जब जांच अधिकारियों के समक्ष पेश हुए थे तो यहां पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी तो खुद जेल की सजा काट के आए हैं। और यहाँ पर जरूरी बात है कि वो अलग बात है कि ईडी की जो कन्विक्शन रेट की बात करें, अंत में क्या निकलता है,
कन्विक्शन रेट कितना है, उस पे सवाल अगर विपक्ष पूछे या एक आम आदमी पूछे बड़ा दुरुस्त है। लेकिन एक दायित्व होता है कि क्या ये जो कानून बने हैं, रचना जी बड़ी गंभीर बात है ये आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। वो एक आम आदमी सोचता होगा क्या ये जो कानून बने हैं और या जो नियम बने हैं जिनका अनुपालन होना चाहिए, क्या वो केवल एक आम आदमी के लिए रसूख वाला बिल्कुल निकल जाएगा, चाहे वो सत्ता पक्ष वाले नेता हो चाहे विपक्ष के हो। तो यहाँ पर मुझे लगता है समय आ गया है कि अगर जनता जनार्दन के पास एक अच्छा संदेश देना है और वाकई में अगर सबकी छवि साफ सुथरी है तो आप जांच अधिकारियों के समक्ष जाएं, जो कार्रवाई हो रही है तो आप उसको होने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मान के चले, उदाहरण मैं दूंगा कि अगर कुछ नहीं निकलता तो जनता के पास एक अच्छा संदेश जाएगा और ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी का दोबारा उनकी वापसी होगी, लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगे। बड़े महानुभाव दिए, आजादी के बाद कितने वर्ष सत्ता पे काबिज रहे, तो यहाँ पर ऐसे नहीं है, बड़ा अहम योगदान कांग्रेस के नेताओं का रहा है। तो यहाँ पर जो भी देखिए सत्ता पक्ष में होता है तो वो कहावत भी एक अंग्रेजी की, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। और ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने द एपेक्स कोर्ट हैड मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। उन्होंने क्या बोला था सीबीआई को लेकर, ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है, तो और वो किसके कार्यकाल में बोला था ये भी जग जाहिर है। तो यहाँ पर मंथन सबको करना चाहिए और अंत में एक अच्छा संदेश एक आम आदमी को जाना चाहिए, देश की आवाम को जाना चाहिए, वोटर को जाना चाहिए, ताकि वो आश्वस्त हो जाए कि यहाँ पर अगर कार्रवाई हो रही है तो वो अंजाम तक पहुंचे, और अगर कुछ नहीं है बेवजह तो फिर उसकी सार्वजनिक तरीके से माफी मांगनी चाहिए। हाँ ठीक है, जिस तरीके से आपने टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया, आपने अलग अलग एग्जाम्पल भी दिए। संजीव कौशिक जी, क्या ये वाकई टाइमिंग का खेल है? अगर यहाँ पर अभी शुभेंदु जी बोल रहे थे कि अगर शुभेंदु अधिकारी में वाकई करप्शन के चार्जेस थे तो क्यों नहीं ममता सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। सवाल तो फिर ये भी होना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड का मामला जो चल ही रहा है, टाइमिंग को देखते हुए अभी नई एफआईआर क्यों दर्ज हुई, विपक्षी नेता ही क्यों नपते हैं, विपक्षी नेता ही क्यों जेल में जाते हैं? रचना, भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है जो कान में पड़ते हम भारतीय चौकन्ने हो जाते हैं और सामने वाले को बड़े संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। कई बार इसके राजनीतिक फायदे उठाने वाले उठाते भी हैं और जिसको हानि पहुंचनी होती है वो हानि भी पहुंचता है। सवाल यह है कि 2012 में जब सुब्रमण्यम स्वामी एक निजी शिकायत दायर करते हैं और मामला ऑलरेडी पहले से कोर्ट में चल रहा है, ये नई बात तो है नहीं। हाँ। कोर्ट में चल रहे नेशनल हेराल्ड के मामले को पुनर्जीवित करके और पुनः इस अप्रैल में उसको आगे बढ़ाना और कल 29-25 दिसंबर को एफआईआर दर्ज ईओडब्ल्यू के द्वारा आगे बढ़ाना निश्चित तौर पर संदेह तो पैदा करता ही है। सब जानते हैं यहाँ पे किसी को इस बात से कोई ना इत्तेफाकी नहीं होगी कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी और कांग्रेस पार्टी ने चूंकि एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान रही है उसको पुनर्जीवित करने के लिए कोशिश की। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने उसमें अपनी हिस्सेदारी निभा करके, अभी शुभेंद्र जी जो आंकड़े दिखा रहे थे, क्या उसके आधार पर कोई उसमें से बिक्री ली, अपने नाम पे कुछ उसमें से कहीं कोई सेल बना, यदि इस तरह की कोई बात हुई? निश्चित तौर पे जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसकी एक हिस्सेदारी बचाने के क्रम में और बगैर कुछ सोचे समझे, ऐसा भी नहीं था कि उसमें कोई लाभ को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन सबों के बावजूद एक जांच प्रक्रिया और जांच प्रक्रिया होनी चाहिए, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि प्रश्न खड़ा करती है तो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से लड़ने के तरीकों के ऊपर, अभी ईडी की बात कर रहे थे, सच बात यह है कि ईडी के जितने भी एफआईआर दर्ज लगभग 5-6 हजार के आसपास में पिछले 10-11 सालों में हुए हैं, उसमें देखेंगे तो विपक्षी राजनेता लगभग 95% से ज्यादा है और जो राजनेता है विपक्षी पार्टियों के, उनके ऊपर कन्विक्शन रेट जब आप निकाल के देखेंगे तो 0.46%, मतलब कि 1% भी कन्विक्शन रेट नहीं है। यह सबसे शर्मनाक बात है। मैं दूसरी बात, इससे 2 कदम आगे की बात मैं कह रहा हूं कि यह बात बिल्कुल सही है, फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि भ्रष्टाचार किसी को भी बर्दाश्त करने लायक नहीं, भ्रष्टाचार से किसी तरह की कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जब खड़े होकर के किसी को 70,000 करोड़ भ्रष्टाचारी बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तमाम ऐसे नाम है जिसको हम गिनाना यहाँ शुरू करेंगे कि ये भ्रष्टाचारी, और कई भ्रष्टाचारियों के लिए तो अभियान तक छेड़ रखा था। सबको अपने पाले में उन्होंने किया, किसी को मंत्री, किसी को उप मुख्यमंत्री और किसी को मुख्यमंत्री तक बनाया। तब जब ये बात यहाँ तक आती है तब लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, भ्रष्टाचार के नाम
नाम पर ये अलग तरीके की राजनीति चल रही है। मुझे भ्रष्टाचारियों के लिए जेल में जगह होना चाहिए, भ्रष्टाचारी अंदर होना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइए कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सबसे भ्रष्टाचारी, पार्टी पूरी भ्रष्टाचारी, और कल ही वहां के 2 बार के विधायक रहने वाले को भारतीय जनता पार्टी का पटका पढ़ा करके डाल करके उनको शुद्ध किया गया और गंगा जी का आगमन कराया गया है। कल ही भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया है, तो फिर वो भ्रष्टाचारी पार्टी कहाँ है? तो जब आप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते हैं, मूव करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप एक वॉशिंग मशीन जिसकी बात होती है वो तो धुल ही जाता है और वो पाक साफ हो जाता है। कई ऐसे उदाहरण हैं कि ज्वाइन करने के 6 महीने के बाद में उनके ऊपर या तो जो कार्रवाई चल रही थी, एक प्रमुख अखबार ने छापा था इसके बारे में, तकरीबन 30 से 32 ऐसे राजनेताओं का नाम छापा था उसने कि कितने राजनेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव किया और किस तरह से उसके ऊपर चल रही कार्रवाइयों को धीमा कर दिया गया, या तो खत्म कर दिया गया, नहीं तो धीमा कर दिया गया। तो ये तमाम जो आंकड़े सामने आते हैं वो भ्रष्टाचार से नहीं, विपक्षी पार्टियों को लड़ने, विपक्षी पार्टियों से लड़ने और उसे कमजोर करने की एक साजिश के तौर पर विपक्षी पार्टियां भी देखती है और जनता भी देखती है।